So, hello everyone, good morning. Welcome back to my channel, The PE Revolution. Today is 22 July. July 22 is celebrated as National Flag Adoption Day in India. दोस्तों, आज के दिन इंडिया में नेशनल फ्लैग एडॉप्शन डे के रूप में स्पेशल डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने आज के इस वीडियो में। बात करेंगे BPEd यानी बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस पेपर जो 2017 में हुआ प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। और इस पेपर का जो नाम है एनाटॉमी सेकेंड पेपर, आज इसी के विषय में हम देखेंगे इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल पेपर 3 घंटे 100 मार्क्स का है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को एक्सप्लेन करते जाएंगे। दोस्तों, जो भी मेरे फिजिकल के स्टूडेंट्स होंगे वीडियो को केयरफुल वॉच कीजिएगा। हमने अपने पिछले कई वीडियो में बताया है कि जो भी नेक्स्ट BPEd वाले बच्चे होंगे जो BPEd एग्जाम देंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। तो क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले जरा नोट को ध्यान दे लेते हैं। नोट क्या है इसका? आंसर 5 क्वेश्चन इन ऑल शॉर्ट आंसर टाइप। क्वेश्चन नंबर 1 कैरिंग 14 मार्क्स इज कंपल्सरी। आंसर 1 क्वेश्चन कैरिंग 15 मार्क्स फ्रॉम ईच यूनिट। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किए जाना है। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। फर्स्ट जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। प्रत्येक इकाई से नेक्स्ट जो यूनिट आएगा उस यूनिट से किसी एक क्वेश्चन को ही आपको अटेम्प्ट करना है जो 15 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट नोट है इसका, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। इसमें आगे जो है जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे उनको 200 वर्डों में लिखने हैं, एंड जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको 500 शब्दों से कम में नहीं, मतलब 500 शब्दों तक आप लिख सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, कोशिका में मौजूद एक महत्वपूर्ण कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया है। यह कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए काम करता है, जिसे ATP कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्लियां होती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक झिल्ली में क्रिस्टी नामक अंतर्वलन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ मुख्य कार्य होते हैं, जैसे ऊर्जा उत्पादन करना, कैल्शियम आयनों का भंडारण करना, कोशिका संकेतन करना, कोशिका मृत्यु, गर्मी उत्पादन। कुछ प्रकार की वसा कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया गर्मी उत्पादन करने में भी मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपास्थि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाई कार्टिलेज? कार्टिलेज एक मजबूत लचीला संयोजित सेल है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि जोड़ों, नाक और कान में। यह हड्डियों को सहारा देता है, जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है और गति को सुगम बनाता है। एंड कार्टिलेज के 3 टाइप्स होते हैं, हाइलिन, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक, जो शरीर में अलग अलग कार्यों के लिए पाए जाते हैं। कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज में चोट लगने से दर्द, सूजन और जोड़ों की गतिशीलता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे, कोशिका द्रव्य के प्रमुख कार्य। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म के जो कार्य हैं, कोशिका को आकार देना, कोशिकांगों को सहारा देना, कोशिका के अंदर और बाहरी पदार्थों का परिवहन करना और कोशिका में होने वाली विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं में मदद करना होता है। कोशिका द्रव्य के प्रमुख कार्य, कोशिका को आकार देना। ये कैसे आकार देती है? कोशिका द्रव्य कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। कोशिकांगों को सहारा देना, कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को अंदर मौजूद विभिन्न कोशिकांगों जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को सहारा देता है। भंडारण, कोशिका द्रव्य कुछ पदार्थों को संग्रहित करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन और वसा। कोशिका विभाजन, कोशिका द्रव्य में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है, जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर एक से और विभिन्न कई पार्ट में कोशिकाओं को बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स। मानव शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती है, रेखित पेशी, स्केलेटन मसल, अरेखित पेशी,
स्मूथ मसल, और थर्ड जो होता है हृदय पेशी कार्डिक मसल्स। रेखित पेशी स्केलेटल मसल क्या होता है? ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती है और हमारी इच्छा अनुसार काम करती है, जैसे कि हाथ पैर हिलाना। सेकंड होता है अरेखित पेशी स्मूथ मसल्स। ये मांसपेशियां आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है और ये मांसपेशियां अनैच्छिक रूप से काम करती है, जैसे पाचन क्रिया। नेक्स्ट होता है हृदय पेशी कार्डिक मसल। यह मांसपेशी केवल हृदय में पाई जाती है और अनैच्छिक रूप से काम करती है, जैसे हृदय को धड़कने में मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पार्ट 5 से, सजीवों की सामान्य विशेषताएं लिखिए। तो सजीवों की सामान्य विशेषता क्या होती है? सजीव एक जीवित प्राणी होते हैं जिनमें कई सामान्य विशेषताएं हो सकती हैं या होती है जो उन्हें निर्जीव वस्तुओं से अलग करती है। इनमें शामिल है कोशिकीय संगठन, वृद्धि और विकास करना, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गति, संवेदनशीलता और प्रजनन। वृद्धि और विकास, सजीवों में वृद्धि होती है। वे जन्म के समय छोटे होते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कोशिका संगठन, मतलब सभी जीव सजीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई है। श्वसन क्या होता है? सजीव श्वसन करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। संवेदनशीलता, सजीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। प्रजनन, सजीव अपने जैसे जीव पैदा करते हैं जिससे उनकी प्रजाति बनी रहती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, ऊतकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो मानव शरीर में मुख्य प्रकार से 4 प्रकार के ऊतक टिश्यूज पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। तो संयोजिक ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? यह ऊतक शरीर के अंगों को बांधता है, सहारा देता है और उन्हें एक साथ जोड़ता है। रक्त हड्डियां, उपास्थि और वसा ऊतक संयोजी ऊतक के उदाहरण है। नेक्स्ट है जो पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज। यह ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। जैसे ऊपर हमने अपने को बताया था पेशियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मसल्स, पेशी ऊतक वही है। नेक्स्ट है तांत्रिक ऊतक, नर्वस टिश्यूज। यह ऊतक शरीर में सूचनाओं के संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं शामिल होती हैं। एंड लास्ट जो फोर्थ होता है इसका उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज। यह ऊतक शरीर की बाहरी सतह, अंगों की परत और अंगों के अंदर की घुमाव को ढकता है। यह सुरक्षा, स्त्राव और पदार्थों के आदान प्रदान जैसे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोशिका विभाजन को समझाइए। कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या अधिक नई कोशिकाएं बनाती है, जिन्हें बेटी कोशिकाएं कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें बेटी कोशिकाएं कहा जाता है। यह वृद्धि, मरम्मत और प्रजनन के लिए आवश्यक है और मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार होते हैं, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस क्या होता है? यह विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 आनुवंशिक रूप से समान बेटी कोशिकाएं बनाती है। यह वृद्धि, मरम्मत और अलैंगिक प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है। समसूत्री विभाजन में मूल कोशिका अपने डीएनए को प्रतिलिपि बनाती है और ये फिर प्रतियां 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन मायोसिस क्या होता है? यह विभाजन एक प्रकार की कोशिका विभाजन है जो युग्मकों, सेक्स सेल्स के निर्माणों में शामिल होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका 2 बार विभाजित होती है, जिसे 4 बेटी कोशिकाएं बनती है। इन बेटी कोशिकाओं में मूल कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं। यह प्रक्रिया लैंगिक प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह आनुवंशिक विविधता को सुनिश्चित करती है। समसूत्री माइटोसिस में 2 समान बेटियां होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में कितनी होती हैं? इसमें 4 होती हैं। समसूत्री विभाजन एक कोशिका को 2 समान बेटी कोशिकाएं बनाती है। अर्धसूत्री विभाजन एक कोशिका को 4 बेटी कोशिकाएं बनाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्ट 8, कान के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ईयर। तो कान के मुख्य 3 भाग होते हैं, बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। बाहरी कान आउटर ईयर, मध्य कान मिडिल ईयर एंड थर्ड होता है आंतरिक कान इनर ईयर। आउटर ईयर में एक पिन्ना होता है। यह कान का दृश्यमान भाग है जो ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करता है। इसमें एक एयर ड्रम होता है जो कान का पर्दा होता है। यह एक पतली झिल्ली की बनी होती है जो तो
ध्वनि तरंगों को कंपन करती है। नेक्स्ट इसमें होता है ईयर कैनल, कान का रास्ता। यह पिन्ना से कान के पर्दों तक ध्वनि को तरंगों को ले जाता है। सेकेंड जो इसका होता है मध्य कान, मिडिल ईयर। इसमें कान की हड्डियां मैलियस, इंकस और स्टेपिज नामक 3 छोटी हड्डियां होती है जो कान के पर्दों को कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाती है। नेक्स्ट इसमें जो होता है जो स्टेबिशियन ट्यूब, यह मध्य कान को नाक के पीछे से जोड़ती है और हवा के दबाव को बराबर करने में मदद करती है। एंड थर्ड जो इसका होता है इनर ईयर में कोक्लिया, यह एक घुमावदार तरल से भरी संरचना है जिसमें श्रवण तंत्रिका कोशिकाएं होती है। वेस्टिबुलर सिस्टम, यह शरीर के संतुलन और स्थिति की भावना के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 9 है क्वेश्चन, कशेरुक दंड के कार्य। फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। कशेरुक दंड रीढ़ की हड्डी के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिनमें शरीर को सहारा देना, गतिशीलता प्रदान करना और रीढ़ की हड्डी की रक्षा करना शामिल है। यह शरीर के ऊपरी भाग का भार वहन करता है, लचीलापन प्रदान करता है और अंगों को गति करने में मदद करता है। कशेरुक दंड के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो शरीर को सहारा देते हैं, गतिशीलता देते हैं, रीढ़ की हड्डी की रक्षा करते हैं, आंतरिक अंगों को सहारा देते हैं, पेशियों को जोड़ते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, झटके को अवशोषित करते हैं। इन सारे हेडिंग्स पे आप 20 वर्ड्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर, मुक्त या पलावी पसलियों के बारे में लिखे। राइट अबाउट फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होता है? तो फ्लोटिंग रिब्स पसलियों के अंतिम 2 जोड़े हैं जो 11वीं और 12वीं पसलियां होती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। फ्लोटिंग रिब्स स्ट्रेनम से नहीं जुड़े होते हैं बल्कि वो सिर्फ वर्टेब्रा से जुड़े होते हैं। इनका विशेषताएं क्या होता है? तो ये अपेक्षाकृत छोटी होती हैं और इनके सिरे उपास्थि के बने होते हैं। नेक्स्ट इसका महत्व क्या होता है? तो फ्लोटिंग रिब्स शरीर के अंगों विशेष रूप से फेफड़ों और हृदय को सुरक्षा प्रदान करता है। श्वसन की भूमिका में पसलियों का पिंजरा जिसमें फ्लोटिंग रिब्स भी शामिल है सांस लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 10 पार्ट्स में डिवाइड क्वेश्चन, जिनको सारा क्वेश्चन को करना कंपलसरी था। अब आता है हमारा इकाई प्रथम यूनिट फर्स्ट, जिसमें 2 क्वेश्चनों में सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हैं जो 15 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्या है? शरीर रचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा इसकी अवधारणा लिखिए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को 500 वर्डों में लिखना है। तो दोस्तों हम आप लोग को इनके क्वेश्चनों को, आंसरों को टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करेंगे, बताए थे। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत बड़े होंगे, इनके हम हेडलाइंस बता देंगे। आप हेडलाइंस को अनुसार आप उनके आंसरों को एक बार खुद से प्रिपेयर कीजिएगा, खुद से रीड कीजिएगा। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? शरीर रचना विज्ञान को परिभाषित कीजिए तथा उसकी अवधारणा लिखिए। डिफाइन एनाटॉमी, राइट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी। शरीर रचना विज्ञान, जिसे एनाटॉमी भी कहा जाता है, जीवित प्राणियों के शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन है। यह विज्ञान शरीर के अंगों, उनकी संरचनाओं और उनके आपसी संबंधों को समझाने में मदद करता है। शरीर रचना विज्ञान की अवधारणा है, इनकी अवधारणा क्या होती है? सूक्ष्म शरीर रचना विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। स्थूल शरीर रचना विज्ञान, ग्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट होता है क्षेत्रीय शरीर रचना विज्ञान, रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट आता है प्रणालीगत शरीर रचना विज्ञान, सिस्टमैटिक एनाटॉमी। तुलनात्मक शरीर रचना विज्ञान, कॉम्परेटिव एनाटॉमी। तो इन सारे हेडलाइंस पे आप 20, 25, 30 वर्डों में आप आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानव शरीर रचना विज्ञान। मानव शरीर रचना विज्ञान मानव शरीर की संरचनाओं का अध्ययन है जिसमें शामिल है कंकाल प्रणाली, मांसपेशिया प्रणाली, तंत्रिक तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, जनन तंत्र। जनन तंत्र जैसे प्रजनन अंगों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हमने आपको आंसर के लिए कुछ हेडलाइंस बता दिए हैं, उसको आप रीड करके अच्छे से समझ के लिख सकते हैं एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट आता है इसमें अथवा और करके क्वेश्चन नंबर 3 है, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शरीर रचना विज्ञान की आवश्यकता तथा महत्व को विस्तार पूर्वक लिखे। एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द एनाटॉमी इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
तो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शरीर रचना विज्ञान एनाटॉमी का बहुत महत्व है। यह खिलाड़ियों को उनके शरीर की संरचना और कार्यों को समझने में मदद करता है, जिससे भी अपने प्रदर्शन को बेहतर बना सकते हैं, चोटों से बच सकते हैं और समग्र रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा में शरीर रचना विज्ञान का क्या महत्व है? प्रदर्शन में सुधार, चोटों से बचाव, स्वास्थ्य में सुधार, पुनर्वास में सहायता, खेल विशिष्ट ज्ञान। जैसे प्रदर्शन में सुधार क्या हो सकता है? तो शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को समझने में मदद करता है कि विभिन्न मांसपेशियां, हड्डियां और जोड़ कैसे काम करते हैं। इससे उन्हें अपने प्रशिक्षण और तकनीक को बेहतर बनाने में मदद मिलती है, जिससे उनके प्रदर्शन में सुधार होता है। चोटों से बचाव, शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को यह समझने में मदद करता है कि चोट कैसे लगती है और उन्हें कैसे रोका जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी यह जान सकता है कि विशिष्ट मांसपेशियों को मजबूत करने से उस क्षेत्र में चोट का खतरा कम हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार, शरीर रचना विज्ञान का ज्ञान खिलाड़ियों को यह समझ में मदद करता है कि स्वस्थ शरीर कैसे काम करता है और वे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। यह उन्हें उचित आहार, व्यायाम और आराम के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है। पुनर्वास में सहायता, शरीर रचना विज्ञान का चोट से उबरने वाले खिलाड़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि उनके शरीर को ठीक होने में कितना समय लगेगा और उन्हें किस प्रकार के व्यायाम करने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप लिख सकते हैं। इसमें जो नेक्स्ट है, शरीर रचना विज्ञान के कुछ विशिष्ट पहलू जो शारीरिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है? मांसपेशियां, जैसे विभिन्न मांसपेशियों की संरचना, कार्य और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली गति के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हड्डियां, हड्डियों की संरचना, कार्य और फ्रैक्चर को जोखिम के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। जोड़ों की संरचना, कार्य और गति की सीमा के बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की संरचना और कार्य के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, खासकर उन मांसपेशियों और अंगों को नियंत्रित करने के संदर्भ में जो खेल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट होता है परिसंचरण तंत्र, तो रक्त परिसंचरण के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, खासकर यह समझने के संदर्भ में कि व्यायाम के दौरान शरीर को ऑक्सीजन और पोषक तत्व कैसे पहुंचाया जाए। तो ये था हमारा क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट आता है इकाई द्वितीय यूनिट सेकेंड से, कोशिका का सचित्र वर्णन करें। एक्सप्लेन द ह्यूमन सेल विद द सुटेबल डायग्राम। तो कोशिका, जिसे सेल भी कहते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई है। यह एक झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना है जिसमें जीवन के लिए आवश्यक सभी घटक मौजूद होते हैं। यह एक पतली झिल्ली की बनी होती है, छोटी झिल्ली, इसकी छोटी संरचना होती है। कोशिकाओं को दो मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल होती है और इसमें केंद्र में झिल्ली नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं अधिक जटिल होती है और इनमें एक स्पष्ट केंद्र होता है। दो कोशिकाएं होती हैं, एक में झिल्ली नहीं होती है और एक में जटिल झिल्ली होती है। कोशिका की संरचना आप देख लेते हैं। तो एक विशिष्ट कोशिका के निम्नलिखित मुख्य भाग हो सकते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की बाहर परत है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। यह कोशिका झिल्ली के अंदर का भाग है जिसमें विभिन्न कोशिकांग सेल मौजूद होते हैं। नेक्स्ट होता है केंद्रक। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है जिसमें आनुवांशिक सामग्री डीएनए होती है। नेक्स्ट जो 4 नंबर होता है कोशिकांग। यह कोशिकांग के अंदर विशिष्ट कार्य करने वाली संरचनाएं होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं, और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो पदार्थों को परिवहन में मदद करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो ऊर्जा उत्पन्न करता है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं? तो पदार्थों को परिवहन में मदद करते हैं। सो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट सेकेंड में अथवा और करके जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया एवं गाल्गी प्रेंट्स के कार्यों को सचित्र वर्णन करें। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया के पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंगक है जो ऊर्जा उत्पादन में काम करता है और इसको पावर हाउस भी कहा जाता है। गाल्जी उपकरण, जिसे गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, एक और अंगक जो कोशिका में प्रोटीन और लिपिड संचित और पैक करने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाला अंगक है जिसमें एक बाहरी झिल्ली और एक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली में कई तह होती है जिन्हें क्रिस्टे कहा जाता है। इनका कार्य क्या होता है?
तो ऊर्जा उत्पादन, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका श्वसन की प्रक्रिया के माध्यम से भोजन को एटीपी, एडोनेसिस ट्रांसफार्स नामक ऊर्जा परिवर्तित करते हैं। कोशिका संकेत, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका संकेत और कोशिका मृत्यु जैसे विभिन्न कोशिका प्रक्रियाओं में भी शामिल होते हैं। इनका अन्य कार्य भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊष्मा उत्पादन, एपोप्टोसिस कोशिका मृत्यु, न्यूरोट्रांसमीटर विनिमय और कैल्शियम अवशोषण जैसे अन्य कार्यों को भी शामिल करते हैं। ग्लाजी उपकरण क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? तो ग्लाजी उपकरण चपटी झिल्ली, बद्ध थैली या सिस्टर्न से बना होता है। इनका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकिंग करते हैं। गाल्जी उपकरण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त प्रोटीन लिपिड संशोधित करता है, छांटता है और उन्हें पैक करता है। स्त्राव, यह संशोधित प्रोटीन और लिपिड को कोशिका से बाहर या कोशिका के अन्य हिस्सों में भेजने के लिए पैकेज करता है। इनका अन्य कार्य क्या होता है? तो गाल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण और कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में भी शामिल होता है। देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 3 की तरह। इकाई तृतीय, उत्तक क्या है? उत्तक के विभिन्न प्रकारों के विस्तार से लिखिए। कोशिका के एक कदम आगे उत्तक होते हैं। कोशिका के ये समूह आपके पूरे शरीर में विशिष्ट कार्य करते हैं। उत्तक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: उपकला, संयोजी, मांसपेशिया और तांत्रिक, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको एक बताया था। उत्तक के प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 में था उत्तक के प्रकार। तो उत्तक क्या है? उत्तक के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से लिखिए। तो आपको सेल्स बताने हैं और इनके विभिन्न प्रकारों को एक्सप्लेन करना है। इनके प्रकार क्या है? तो इनके 4 प्रकार हैं: उपकला, संयोजी, मांसपेशिया और तंत्रिका। नर्वस टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट अथवा और करके क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, कंकाल पेशी की विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। राइट इन डिटेल द स्केलेटन मसल्स। तो कंकाल मांसपेशियां, जिन्हें धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है, मानव शरीर में पाई जाने वाली मुख्य 3 प्रकार की मांसपेशियों में से एक है। ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं और शरीर को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कंकाल मांसपेशियों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो स्वैच्छिक नियंत्रण। कंकाल मांसपेशियां स्वैच्छिक होती हैं, जिसका अर्थ है कि हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हाथ पैर को चलाना। नेक्स्ट होता है हड्डियों में जुड़ाव। ये मांसपेशियां टेंडन के माध्यम से हड्डियों से जुड़ी होती हैं, जो गति के लिए आवश्यक बल प्रदान करती है। नेक्स्ट होता है धारीदार संरचना। कंकाल मांसपेशियां धारीदार दिखाई देती हैं, जो उनकी संरचनात्मक और विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है गति में भूमिका। कंकाल मांसपेशियां चलने, दौड़ने, लिखने और अन्य सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट है शरीर की मुद्रा बनाए रखने में मदद। ये मांसपेशियां शरीर को सीधा और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आंतरिक अंगों की रक्षा। कंकाल मांसपेशियों आंतरिक अंगों की चोट से बचाने में भी मदद करती है। कंकाल क्या करता है? तो जो आंतरिक मांसपेशियां होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। जैसे दिल को हमारे, हार्ट को हमारे क्या करता है? तो रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। तापमान विनियमन। मांसपेशियों के संकुचन से गर्मी उत्पन्न होती है, जो शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है ऊर्जा का भंडारण। कंकाल मांसपेशियों ऊर्जा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है, जिसका उपयोग संकुचन के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है थकान। कंकाल मांसपेशियों में थकान हो सकती है, खासकर जब वे लंबे समय तक काम करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इकाई चतुर्थ यूनिट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मानव शरीर के विभिन्न संधियों को विस्तार से लिखो। एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार की संधियां जोड़ पाई जाती हैं, जो हड्डियों को आपस में जोड़ती है और गति प्रदान करती है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: अचल, अर्धचल और चल। तो अचल संधि फिबोरियस जॉइंट्स क्या होते हैं? ये जोड़ बहुत कम या बिल्कुल भी गति नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए खोपड़ी की हड्डियां और दांतों की जड़ें। दूसरा होता है अर्धचल संधि, कार्टिलेजियंस जॉइंट्स। ये जोड़ थोड़ी बहुत गति प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा इसमें? पसलियों और रीढ़ की हड्डी के बीच का जोड़। नेक्स्ट जो हमारा है चल संधि, साइनोवियल जॉइंट्स। ये जोड़ सबसे अधिक गति प्रदान करते हैं और शरीर की अधिकांश गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन जोड़ों में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिसे साइनोवियल झिल्ली कहते हैं, जो साइनोवियल द्रव का स्त्राव करती है, जो जोड़ों को चिकनाई प्रदान करती है और घर्षण कम करता है। चल संधियों के कई उप प्रकार हैं, जिनमें शामिल है चल संधि। साइनोवियल जॉइंट्स के कई प्रकार है, जैसे कंदुक खोचा संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यह जोड़ सबसे अधिक गति प्रदान करता है और कंधे और कूल्हे
जैसे जोड़ों में पाया जाता है शोल्डर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। यह जोड़ कोहनी और घुटनों के जोड़ों में पाया जाता है और एक ही दिशा में गति प्रदान करता है। हिंज जॉइंट क्या होता है, किसी एक ही डायरेक्शन में घूमता है, वो दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूम सकता है। नेक्स्ट होता है धुरी संधि पाइवोट ज्वाइंट। यह जोड़ गर्दन और कोहनी में पाया जाता है और हड्डियों को एक दूसरे से चारों ओर घूमने की अनुमति देता है। नेक्स्ट जो है खिसकने वाली संधि ग्लीडिंग ज्वाइंट। यह जोड़ कलाई और टखने में पाया जाता है और हड्डियों को एक दूसरे के ऊपर खिसकने की अनुमति देता है। नेक्स्ट होता है जो सैंडल संधि सैंडल ज्वाइंट। यह जोड़ अंगूठे के आधार पर पाया जाता है और दो दिशाओं में गति प्रदान करता है। कैंडिलाइट संधि। यह जोड़ कलाई और उंगलियों के जोड़ों में पाया जाता है और दो दिशाओं में गति प्रदान करता है, जैसे लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है अथवा और करके क्वेश्चन नंबर 9, मानव आंख की संरचना तथा कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। तो मानव आंख एक जटिल अंग है जो हमें देखने की अनुमति देता है। इसकी संरचना में कार्निया, परितारिक पुतली, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका का शामिल है। ये सभी भाग मिलकर प्रकाश को पकड़ते हैं, उसे केंद्रित करते हैं और फिर मस्तिष्क को दृश्य से जानकारी भेजते हैं। मानव आंख की संरचना क्या होती है, तो कार्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग जो क्रमशः प्रकाश को प्रवेश करने देता है और उससे थोड़ा सा मोड़ता है। परितारिका आंख का रंगीन हिस्सा जो पुतली का आकार का नियंत्रित करता है और आंख में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट होता है पुतली। आंख के बीच में एक छिद्र जो प्रकाश की मात्रा के अनुसार फैलाता है और सिकुड़ता है। नेक्स्ट होता है लेंस। आंख के अंदर एक पारदर्शी संरचना जो प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करने में मदद करती है। रेटिना आंख के पीछे की परत जो प्रकाश को प्रति संवेदनशील कोशिकाओं से बनी होती है। ऑप्टिक तंत्रिका रेटिना से मस्तिष्क तक दृश्य जानकारी ले जाने वाली तंत्रिका क्या होती है, ऑप्टिक तंत्रिका होती है। मानव आंख के कार्य, यह होगा इनकी संरचना। अब इनके कार्य देख लेते हैं। तो प्रकाश का संवेदन, रेटिना में मौजूद प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं प्रकाश को पहचानती हैं। छवि का निर्माण, लेंस प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करती है जिससे एक छवि बनती है। मस्तिष्क का संकेत भेजना, मस्तिष्क को संकेत कौन भेजता है, तो प्रकाश की छवि विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है और ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को भेजा जाता है। तो किसके माध्यम से भेजा जाता है, तो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से छवि को भेजा जाता है। मस्तिष्क द्वारा छवि की व्याख्या, मस्तिष्क इन संकेतों की व्याख्या करता है और हमें एक दृश्य के छवि के रूप में देखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है हमारा रंग और गहराई की धारणा। विभिन्न प्रकार की शंकु कोशिकाएं विभिन्न रंगों को पहचानती है और हमारी आंखें गहराई की धारणा के लिए दोनों आंखों से प्रदान जानकारी का उपयोग करती है। नेक्स्ट है पलके और अश्रुग्रंथि की सुरक्षा। पलके आंख को धूल और अन्य मलबे से बचाती है और अश्रुग्रंथि आंख को नम और साफ रखने में मदद करती है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन के आंसर को जैसे एक्सप्लेन किया, अगर आप एग्जाम में वैसे भी लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दोस्तों, एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस पेपर को एनालाइज कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा, केयरफुली सुनिएगा, समझिएगा, या क्वेश्चन को नोट डाउन करके आप खुद से भी प्रैक्टिस करके रिवाइज करके स्टडी करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल मदद मिलेगी और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। सो दोस्तों, ये वीडियो अपने BPEd, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPEd जो भी फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं उन तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी मदद मिले इस वीडियो से। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए यूज़फुल हो। सो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।